गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा रिटर्न टू स्केल। ठीक है, पहले हमने क्या करा था, रिटर्न टू ए फैक्टर। जो रिटर्न टू ए फैक्टर था वो एक शॉर्ट टर्म जो था, शॉर्ट टर्म था। ठीक है ना, उसको कोई शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि कॉन्सेप्ट था वो। ठीक है, और ये जो रिटर्न टू स्केल है बेटा, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो है लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है बिकम वेरिएबल। जो आपका रिटर्न टू फैक्टर था वो उसमें जो था एक फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी फैक्टर जो है, एक फैक्टर जो है उसमें क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सारे फैक्टर क्या हैं, वेरिएबल हैं। ठीक है, इन द लॉन्ग टर्म ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल, नो फैक्टर रिमेन फिक्स्ड। In this period, production of a commodity can be increased by increasing all the factor in the same proportion. इसमें जो है अगर हमने अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सारे फैक्टर को क्या कर सकते हैं, सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जो सारे फैक्टर जो हैं आप सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ करते हैं तो स्केल ऑफ अ प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और जो है इसमें जो है आपका ये जो रिटर्न टू स्केल है वो क्या है, रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल फैक्टर इन फ्रूट्स आर वेरिड इन द सेम प्रोपोर्शन, कि इसमें सेम प्रोपोर्शन में फैक्टर जो है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट, ये लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जो है आपके 3 कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं आपके इसमें, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अब जो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है, अब इंक्रीजिंग से आपको क्या पता लग रहा है कि इंक्रीजिंग यानी कि जिसमें कि चेंजेस होते हैं, मतलब बढ़ता है, जिसमें आपका रिटर्न जो है वो किस स्केल में बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न में। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अकर वन ऑफ गिवन परसेंटेज increase in all factor input in some constant ratio causes proportionately greater increase in output। यानी कि जैसे आपने अपने इनपुट जो है वो सिर्फ इतने इंक्रीज़ करे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो आउटपुट है वो कितनी इंक्रीज़ होएगी, डबल इंक्रीज़ होएगी। ठीक है, इसमें जो है आपके ये जो देखो इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स फैक्टर रेशो रिमेनिंग कांस्टेंट, फैक्टर रेशो जो है वो क्या रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, और आपके जो है आउटपुट कितना इंक्रीज़ होएगा, आपका आउटपुट जो है वो डबल इंक्रीज़ होएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो फिगर है आपका शो करता है कि 10% इंक्रीज़ इन ऑल फैक्टर इनपुट्स कॉज 15% इंक्रीज़ इन आउटपुट, कि आपके जो है आउटपुट जो है वो कितना इंक्रीज़ होएगा, डबल इंक्रीज़ होएगा। ठीक है, क्योंकि आपके इसमें सारे फैक्टर जो हैं वो क्या हैं, अब वेरिएबल है। ठीक है, आप कोई भी फैक्टर को चेंज कर सकते हैं आपके आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये क्यों इंक्रीज़ होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल्स रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ अ प्रोडक्शन रिड्यूसेस द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और रेजेस आउटपुट पर यूनिट ऑफ फैक्टर इनपुट्स, कि आप जैसे जैसे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते रहते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। ठीक है, जैसे मैंने एक चीज़ बनाई वो 10 रुपये में बनी, अगर 10 चीज़ें बनाऊंगी तो वो 1 रुपये में बनेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे को जो है इंटरनल इकोनॉमीज़ एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ जो हैं वो हमें आंतरिक और बाहरी बचते जो हैं उनके कारण जो है हमारे जो रिटर्न टू स्केल हैं वो कैसे होते हैं, इंक्रीजेज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें इंक्रीज इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड सेकंड है इसमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये जो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो क्या है, देयर आर इकोनॉमीज विच आर फॉर्म स्पेसिफिक, दीज आर वेरिएबल टू दैट पर्टिकुलर फॉर्म in the industry which seeks to increase its level of output by way of increasing its scale of production. These are called internal because these are not available to other firm in the industry which are not expanding their scale of production। कि इसमें जो है आपकी आंतरिक बचतें होती हैं, जैसे जैसे आप कोई भी काम करते हैं आपको वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्राप्त होती रहती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है आपका टेक्निकल इकोनॉमीज़, लेबर इकोनॉमीज़, मैनेजरियल इकोनॉमीज़, फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ एंड इकोनॉमीज़ ऑफ परचेज एंड सेल। तो ये जो फर्स्ट है आपका टेक्निकल इकोनॉमीज़। ठीक है, व्हेन अ फर्म इंक्रीजेज इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन इट बिकम्स पॉसिबल फॉर इट
to make use of modern machines and superior technique of production. As a result, cost of production goes down. कि जैसे जैसे हम जो है एक फर्म जो है अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है तो ये तभी संभव हो सकता है, ठीक है। जैसे अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रही है तो उसे मॉडर्न मशीन और जो सुपीरियर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है उनका जो है यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या होता है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो क्या होती रहती है, डिक्रीज़ होती रहती है, कम होती रहती है। जैसे जैसे हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन या मशीनरी जो है वो अच्छी होएगी तो हमारे यानी कि मॉडर्न होएगी तो हमारे को क्या है उसकी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमें कम पड़ती जाती है, ठीक है। तो ये टेक्निकल इकोनॉमीज़ होगी। सेकंड है लेबर इकोनॉमीज़। तो इट बिकम्स पॉसिबल फॉर द फर्म टू इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर विच रिजल्ट इन ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड हैंस फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि जैसे ये हमारी लेबर यानी कि जो काम करने वाले मजदूर होते हैं ना, ठीक है, वो इकोनॉमीज़ है कि ये कैसे पॉसिबल होती है कि जैसे फॉर्म जो है ये जो कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर करती है, डिवीज़न कर देती है लेबर को कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, यानी कि उसके काम को बांट दिया जाता है। तो वो जो लेबर है वो एफिशिएंट हो जाता है अपने काम में, उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम आती जाती है। इसलिए हमारे जो है जो रिटर्न टू स्केल होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैनेजरियल इकोनॉमीज़, यानी कि जो मैनेज कर रहा है, ठीक है, वो बचते। ए फर्म प्रोड्यूसेस ऑन अ लार्ज स्केल कैन अफोर्ड टू एंगेज कॉम्पिटेंट एट एफिशिएंट मैनेजर्स, ठीक है। जैसे फर्म है प्रोड्यूस कर रही है लार्ज स्केल पर तो उसको क्या है उसको वो अफोर्ड कर सकती है एफिशिएंट मैनेजर्स को, ठीक है। तो इसका रिजल्ट भी क्या होता है, इट ऑल्सो रिजल्ट इज़ अ मोर एफिशिएंसी, ठीक है ना। आपको अच्छी एफिशिएंसी वाले मैनेजर मिल रहे हैं तो वो अपने काम को जब बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो वो उससे क्या आएगा, लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, ठीक है ना। इसमें भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल इकोनॉमीज। अ लार्ज साइज फर्म हैज़ हाई क्रेडिट रेटिंग, इट इज़ इन अ पोजीशन टू सिक्योर ह्यूज लोन्स एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि ये जो फाइनेंशियल यानी कि पैसे से रिलेटेड जो भी बचते हैं हमारी की, जैसे जैसे हम जो है कोई भी लार्ज स्केल जो है मतलब लार्ज साइज फर्म जो है वो क्रेडिट लेती है अगर किसी से, ठीक है ना, तो ये उस पोजीशन में होती है कि उसमें जो है उसमें उनको बहुत सारा लोन जो है वो किस रेट में मिलता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको वो लोन जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो इससे भी उनका फ़ायदा होता है और इससे जो आपकी रिटर्न टू स्केल होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके इंक्रीजिंग होते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमीज़ ऑफ अ परचेज एंड स्केल। कि जब यानी कि किस चीज़ की बचते हैं ये, जो आप बेचते हैं और आप क्या करते हैं, सेल करते हैं, खरीदते हैं और सेल करते हैं। जब ये लार्ज अकाउंट में लार्ज साइज़ में होता है बेटा तो फर्म कैन परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ रॉ मटेरियल एट अ लो। कम चीज़ खरीदनी है तो अभी से आपको ज़्यादा पैसों में लगती है, लेकिन आप ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं तो उसके प्राइस जो है वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इट सक्सीड इन अ सेलिंग गुड्स बाय पेइंग लो रेट ऑफ कमीशन। कि इसमें जो है कमीशन भी कम देना पड़ता है और आप जो है अच्छी वस्तुएं, ज़्यादा वस्तुएं बेचने में आप कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इकोनॉमीज़ ऑफ परचेज एंड सेल हो गया। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमीज़ ऑफ रिस्क। कि विद एनलार्ज साइज, जैसे जैसे आपकी कंपनी का साइज़ बढ़ता है द कैपेसिटी ऑफ द फर्म इज़ अ बेगर ग्रेटर रिस्क इज़ आल्सो एनलार्ज, रिस्क भी एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो इट एनेबल्स द फर्म टू अंडरटेक सच एक्टिविटीज़ दैट अश्योर हाई प्रॉफिट। कि इसमें जो है फर्म को हाई प्रॉफिट लेने के लिए अपने रिस्क जो है वो अगर इंक्रीज़ होते हैं तो उनके साथ जो है उनके प्रॉफिट भी क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, इंटरनल इकोनॉमीज़ थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। कि वो तो थी आंतरिक बचतें, अब ये हैं बाहरी बचतें। कि जैसे जो आप काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती हैं। जैसे आपका जो है दीज आर द इकोनॉमीज़ विच आर industry specific. These are available to all the firm in the industry when the scale of operation of the industry as a whole expand. जैसे जैसे हम अपनी कंपनी को बढ़ाते जाते हैं या उसमें जो है, ठीक है, तो हमारे को जो है एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो है वो ऑटोमेटिकली मिलती रहती हैं, ठीक है। जैसे न्यू मार्केट, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स,
डिस्कवर्ड, मैनेजर टेक्निक्स आर इम्प्रूव्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे टेक्निक में चेंज आता है, आपको अच्छे मैनेजर मिल जाते हैं, आपको जो है जो नई थिंग्स होती हैं, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स होती है, वो डिस्कवर आसानी से आपको अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इकोनॉमीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब इट रेफर्स टू द लोकलाइजेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स, कि बहुत सारी फॉर्म जो है वो एक जैसी चीज़ें बना रही है, तो इससे रिजल्ट क्या होगा, फॉर्म गेट वेरियस काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस, उनको जो है बहुत सारे एडवांटेजेस जो है वो मिल जाते हैं, जैसे डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड लेबर, बैंकिंग फैसिलिटी, और बहुत सारी ऐसी जो उनको मतलब फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फर्म का क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। Economies of information. When several form of an industry are established at one place, one find publication of useful information concerning that industry as very useful. The information may relate to new inventions, new markets, price prevailing in a different markets, position of demand in various markets, etc. Such information facilitate better planning and saves unnecessary cost. कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जैसे जैसे फॉर्म बहुत ज़्यादा आपका जो है प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, या आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो, तो आपको ये इकोनॉमीज़ जो है वो मिल जाती हैं। जैसे आपकी फॉर्म जो है, आपकी इंडस्ट्रीज जो है, बहुत सारी फॉर्म लगी हुई हैं, ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या इन्वेंशन हो रही है, नई नई मार्केट्स, प्राइस क्या है डिफरेंट मार्केट्स में, आपकी पोजीशन जो है डिमांड की क्या है वेरियस मार्केट में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। इससे जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलने से आप प्लानिंग कर सकते हैं और आपकी अननेसेसरी कॉस्ट को बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जैसे जैसे इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होती है, वो इज़ फॉलोड बाय अंडरटेकिंग ऑफ डिफरेंट प्रोसेस ऑफ different form. For example, different form may come up specializing in dyeing, bleaching, weaving, spinning, rather than one form handling all these related process. ठीक, आपको जो है जैसे वहाँ फॉर्म लगी हुई हैं डिफरेंट, तो कोई फॉर्म जो है किसी में स्पेशलाइजेशन है उसकी, जैसे ब्लीचिंग में है, या डाइंग में है, या वीविंग में है, स्पिनिंग में है, ठीक है। तो आपको जो है आपको इससे रिलेटेड प्रोसेस जो है मतलब आपको इजीली जो है वो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, और आपको जो है लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है पे वो आपको इजीली जो है डिग्रीज ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी थी इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। नेक्स्ट है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अकर्स व्हेन अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स कॉज इक्वल परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, यानी कि आप जो है इसमें आपको रिटर्न कैसा वापस हो रहा है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। कि जैसे मानना आपने जो इनपुट है वो आपने परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स, जैसे आपने यहाँ से 10 से 20 में चेंज करा, ठीक है, तो आपका जो है रिटर्न कितना आएगा 10 से 20, यानी कि सेम प्रोपोर्शन में कांस्टेंट चेंज आएगा इसमें, ठीक है। जैसे आपका इफ़ 10% इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स, आप 10% जो है ऑल फैक्टर जो है इनपुट के इंक्रीजेस करते हो, तो कॉस्ट 10% इंक्रीज इन आउटपुट, आपका आउटपुट भी कितना इंक्रीज होएगा, सेम होएगा, सेम प्रोपोर्शन में होएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी एनी परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट इज मैच विद इक्वल परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। OQ लाइन जो है आपकी क्या शो करती है, 45 डिग्री एंगल जो है फ्रॉम ओरिजिन। इससे इसका मतलब ये है कि आपके जो भी इनपुट में आप चेंजेस लाते हो, आपकी सेम प्रोपोर्शन चेंजेस जो हैं वो किस में होते हैं, आउटपुट में होते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे व्हाट आर द कॉजेज, कि इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। आप इसके पीछे बेटा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर नॉट इनडेफिनेटली अवेलेबल, ठीक है, एज द स्केल ऑफ production continues to be expanded. A point 2 is reached when economies of scale are counterbalance of diseconomies of scales. Economies are the opinion that while technical economies continue to be available with the expanding scale of output, managerial constraints start generating diseconomies.
However, the expanding firm may just succeed in balancing the diseconomies of scale with the economies of scale. Accordingly, constant return to scale are realized. यानी कि जैसे आपको पहले जो तो आपने पढ़ा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है, आपको जो है इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ जो मिल रही थी, ठीक है, आफ्टर सम टाइम जो है वो क्या हो जाता है, आपकी इकोनॉमीज़ जो है वो डिस इकोनॉमीज़ में चेंज हो जाती है, यानी कि जो आपकी बचतें थी वो हानियों में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इससे जो है आपका आउटपुट जो है वो किस में चेंज आता है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है, ठीक है। ना आपको उसमें फ़ायदा है ना आपको नुकसान है, ठीक है। आपका रिटर्न टू स्केल जो है, आपने जितना पैसा लगाया है आपको इट मीन्स उतना ही वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कॉजेज़ थे और ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब इंक्रीजिंग से क्या पता लगता है कि आपको रिटर्न टू स्केल कैसे थे, इंक्रीजिंग थे, कांस्टेंट में आपके कांस्टेंट थे। अब डिमिनिशिंग में कैसे होंगे, ऑब्वियस है डिमिनिशिंग में आपके रिटर्न टू स्केल जो होंगे वो डिमिनिश होंगे, यानी कि कम होंगे। आपने जो है जैसे माना 20% चेंजेस लाए हैं अपनी इनपुट में, ठीक है ना, आपके फैक्टर्स थे उसमें चेंजेस लाए आपने 20% या 20% जो भी है, ठीक है। तो आपके जो रिटर्न होंगे वो 10% होंगे, ठीक है, इट मीन्स वो कम होंगे, तो इसको डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बोला जाता है, ठीक है। जैसे अब जो है इफ़ 50% स्केल इन ऑल फैक्टर इनपुट causes says only 10% increasing input, it is the case of diminishing return to scale, कि जैसे आपने इसमें इतना चेंजेस लाया 15 से 25 में, ठीक है, लेकिन वहाँ कितना चेंज आया आउटपुट में, सिर्फ 5% का चेंज आया, ठीक है। तो ये क्या था आपका ये था आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि जितना आप इनपुट में इंक्रीज़ करोगे आपको रिटर्न कितना आएगा, आउटपुट कितना आएगा, उससे कम आएगा, ठीक है। तो ये थे आपके डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब इसके पीछे कॉजेज़ क्या क्या है, इसके पीछे हैं, देखो, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इज मोर अ मैटर ऑफ इकोनॉमिक लॉ, इट मस्ट occur एट द स्केल ऑफ आउटपुट इज एक्सपेंडेड, विच इज़ वाई द सिचुएशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज ऑफन डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इससे जो है आपका लॉ भी है जो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो डिस्क्राइब होता है, ठीक है। इसमें जो है जैसे एज अ स्केल ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यूज टू बी एक्सपेंडेड, आप प्रोडक्शन ऑफ जो है आपको कंटिन्यूज उसको क्या करते रहते हैं, एक्सपेंड करते रहते हैं। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल स्टार्ट ओवरटेकिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपकी जो है हानियाँ जो है आपको ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे पीछे जो था आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो गया, अगर फिर भी उसके बाद आप प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करते रहते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपकी इकोनॉमीज़ थी वो डिस इकोनॉमीज़ में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे जो मैनेजरियल सिस्टम था, कॉन्स्टेंट थे, स्टार्ट जनरेटिंग डिस इकोनॉमीज़, ठीक है, उसमें भी आपको डिस इकोनॉमीज़ मिलने शुरू हो जाती हैं। द क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे वो बिलीव करते थे व्हेन स्केल ऑफ प्रोडक्शन गोज़ बियॉन्ड ए लिमिट, जब आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बियॉन्ड लिमिट से परे चला जाता है तो डिसइकोनॉमीज़ जो है वो जो आपकी हानियाँ हैं वो उसकी जगह ले लेती हैं इकोनॉमीज़ की, ठीक है। तो इसमें मॉडर्न व्यू इज़ दैट सम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स में सक्सेसफुली रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ मैनेजर डिसइकोनॉमी so as not to exceed the size of technical economy, ठीक है। द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इज़ अवॉइडेड बाय देम, ये जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे ये इसको अवॉइड भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जो पुराने जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो बिलीव करते थे इस चीज़ को कि जैसे जैसे आपका स्केल का प्रोडक्शन जो है वो एक लिमिट से परे चला जाता है तो आपकी डिस इकोनॉमीज़ जो है जो इकोनॉमिस्ट की जगह जो है वो ले लेती हैं, ठीक है। तो ये थे आपके रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग, ठीक है। तो इसके साथ ही अब आपने इसमें डिफरेंस दिया हुआ है उसको स्टडी कर लेना, डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है। और इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है, क्योंकि इस चैप्टर में रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर हमने करा, प्रोडक्शन फंक्शन करा, मार्जिनल, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ा, कॉजेज़ पढ़े, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल प्रोपोर्शन भी पढ़ा इसमें। तो ये सारा आपने स्टडी करना है और अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और इसका डिफरेंस है जो आप पढ़ लेना है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर इसमें कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।